अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। फिर इनकी शादी क्यों नहीं हुई? मैंने पूछा। यह हमारी अम्मी के वफ़ात के बाद की बात है, बड़ी बहन ने जवाब दिया। मैंने एक रोज़ अबू से कहा कि वो इजाज़त दें तो मैं बशीर के लिए आयशा का रिश्ता मांगने जाऊं। अबू ने मुझको डांट दिया और कहा कि तुमको मालूम है कि आयशा का ज़ात क्या है और वो लोग हमारी बराबरी करने के काबिल नहीं। हमारे मुकाबले में इनकी हैसियत छोटी है। मैं बशीर का रिश्ता खुद देख रहा हूँ। अबू ने मुझको सख्ती से मना कर दिया। बशीर ने एक रोज़ खुद अबू के साथ बात की तो अबू ने उसको भी डांट दिया। इतने में आयशा की शादी इनकी अपनी ज़ात बिरादरी के एक लड़के के साथ हो गई। बशीर हमारे पास आता और रोता था। हम इसको बहलाते और कहती थीं कि इसकी किस्मत में आयशा नहीं थी। हमने इसको 2 लड़कियां दिखाईं, छोटी बहन ने कहा। दोनों बहुत खूबसूरत थीं और ज़ात की भी अच्छी थीं, लेकिन बशीर कहता था कि मैंने आयशा के साथ शादी का वादा किया हुआ था। हम कहती थी कि आयशा इसको नहीं मिल सकती, वो तो ब्याही गई है, लेकिन वो नहीं मानता था। तुमको शायद मालूम हो, मैंने पूछा, क्या बशीर आयशा को इसकी शादी के बाद भी मिलता था? मेरे घर में, उसने जवाब दिया, या मेरी इस बहन के घर में। बाहर कहीं नहीं मिलता था, और अगर मिलता था तो वो मैं नहीं जानती थी। यहाँ मेरे दिमाग में ये शक पैदा हो गया कि बशीर ने आयशा का पीछा नहीं छोड़ा होगा। आयशा के खामिद ने इनको कहीं इकट्ठे देख लिया होगा और अपने भाइयों वगैरह को साथ मिलाकर बशीर को गायब कर दिया होगा। गायब का मतलब कत्ल ही होता है। लेकिन बशीर की बहनें मेरे दिमाग को किसी और तरफ ले जा रही थीं। आपा, छोटी बहन ने बड़ी बहन को कहा, इनको ज़रूर ये बताएं कि आयशा की माँ किस कुमाश की औरत है। आयशा कहाँ की शरीफ थी? बड़ी बहन ने कहा। आप किसी से भी पूछ लें, वो आयशा और उसकी माँ की कहानियाँ सुनाएगा। माँ चालाक और अय्यार औरत है। किसी न किसी अमीरजादे को या किसी बड़े ज़मींदार को फांस लेती है। इसकी 2 बेटियां हैं, एक आयशा, दूसरी इससे बड़ी। उसको इसने लायलपुर के एक जागीरदार के हाथ नकद रकम लेकर ब्याह दिया था। इस शख्स की उम्र 50 के दरमियान है। वो इनकी लड़की को ब्याह कर ले गया और एक दिन के लिए भी न खुद आया न इस बीवी को लाया। वो इनकी बेटी को खरीद कर ले गया है, वापस क्यों लाएगा? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि आयशा भी ठीक किरदार की लड़की नहीं? मैंने पूछा। हाँ जी, उसने जवाब दिया, मैं यही कहना चाहती हूँ। ये तो हमारे भाई की जिद थी कि हम आयशा का रिश्ता लेने के लिए तैयार हो गई थीं। सच्ची बात यह है कि हम दोनों बहनों को ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। सिर्फ खूबसूरती का हमने क्या करना था? अंदर से खोखली और तंग दिल है। मैं पहले इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी की 1-2 बातें सुना दूँ, फिर और कुछ बताऊँगी। जिसके साथ आयशा ब्याही गई वो कोई अमीर कबील लोग नहीं, वैसे तो खुशहाल हैं। उनकी दूर की रिश्तेदारी की मजबूरी की वजह से आयशा का रिश्ता मिल गया था, वरना माँ ने तो इस बेटी की भी कीमत वसूल करनी थी। इस लड़की की शादी हो गई, लेकिन हफ्ते में 4 दिन वो अपनी माँ के पास और 3-4 दिन अपने ससुराल में रहती थी। इतनी लंबी चौड़ी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। बशीर की बहनों ने आयशा की अज़दवाजी ज़िंदगी की जो बातें और वारदातें सुनाई थीं, वो बहुत लंबी कहानी है। मुख्तसर ये कि उसने अपनी ससुराल और अपने खामिद को दिल से कबूल ना किया और आबाद होने की कोशिश ना की। इसकी माँ पद की सियासतबाज और शैतान औरत थी। उसने बेटी को ससुराल में आबाद होने ही ना दिया। कोई ना कोई मसला खड़ा करके रखती थी। ये शख्स और इसका एक भाई किसी से दबने वाले नहीं थे, लेकिन अपने ख़ानदान की इज्जत की खातिर बर्दाश्त करते रहे। आखिर खामिद ने आयशा की पिटाई शुरू कर दी और उसको अपने घर में बंद करके कह दिया कि आइंदा वो अपनी माँ के यहाँ नहीं जा सकती। इस पर माँ ने शोर शराबा किया। आयशा के ससुराल की तरफ से ऐलान हुआ कि वो आयशा को घर से निकाल देंगे, बसाएंगे भी नहीं और तलाक भी नहीं देंगे। मगर इस ऐलान के 1 ही महीने बाद आयशा का शौहर बरसाती नाले में डूब गया। एक बात और है, बशीर की छोटी बहन ने कहा, लोग हमारे भाई को लोफर, लफंगा और आवारा कहते हैं। आप इसकी नीयत और इसका किरदार देखें। ये बात सारे में मशहूर है कि आयशा का खामिद सैलाबी नाले में गिरा था और उसको बचाने की खातिर बशीर ने ऊपर से सैलाब में छलांग लगा दी। उसको तो खुश होना चाहिए था कि आयशा का खामिद डूब रहा है। अगर मर गया तो अच्छा है,
वो आयशा के साथ शादी कर लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। उसके दिल में इंसानी हमदर्दी मौजूद थी। दोनों बहनों ने जो बयान दिया वो आगे इस तरह था कि आयशा का खामिद मर गया तो बशीर ने एक बार फिर बहनों की मिन्नतें शुरू कर दी कि वो बाप को मनाएं और उसकी शादी आयशा के साथ करवा दें। उन्होंने बाप के साथ बात की तो बाप ने इनको पहले से ज़्यादा डांटा। बशीर ने भी बाप के साथ बात करके इसकी डांट खाई। बशीर ने बाप के साथ थोड़ी सी बदतमीजी भी की। बाप ने अपनी बेटियों को घर बुलाकर कहा कि वो बशीर को समझाएं, अगर ये बाज ना आया तो इसको आग करके घर से निकाल देगा। फिर लोगों ने ये ड्रामा देखा कि इनका बाप जनाब ख्वाजा साहब आयशा के घर जाने लगा और आयशा की माँ ने उसके घर आना शुरू कर दिया। दोनों माँ बेटियाँ अपने बाप के घर आती रहती थीं। उन्होंने बाप को बताया कि आयशा की माँ की मुलाकातों ने उनको बदनाम करना शुरू कर दिया है। बाप ने बेटियों की बिल्कुल परवाह न की। वो आयशा की माँ के जाल में आ चुका था और इस अय्यार औरत पर दौलत लुटा रहा था। ये सब आयशा की खातिर था। आखिर आयशा ख्वाजा साहब के साथ ब्याह दी गई। ये वही आयशा थी जिसको ख्वाजा अपने बेटे के वास्ते इस बिना पर कबूल नहीं करता था कि इसके मुकाबले में छोटे लोग हैं और इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ख्वाजा अपनी दुनिया का बादशाह था। उसने किसी की परवाह न की। उसने ये भी नहीं सोचा कि ऐसी शादी का आखिर अंजाम क्या होगा। भाई जी, बशीर की बड़ी बहन ने कहा, ये सारी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है वो इस वास्ते सुनाई है कि मैं अपने बाप के खिलाफ कुछ कहना चाहती हूँ। पहले तो हम दोनों दिन रात ये दुआएं मांगती हैं कि खुदा करे हमारा भाई वैसे ही कहीं चला गया हो और सही सलामत वापस आ जाए। अगर आ भी गया तो हमारे भाई को हमारे बाप की तरफ से खतरा है, और ये खतरा भी है। छोटी बहन ने कहा कि बाप बेटा हाथापाई पर ना उतर आए। अगर ऐसा हो गया तो ये सोच लें कि बशीर जवान आदमी है और बाप बूढ़ा है। बशीर बाप को मार डालेगा। हमने देखा है कि आजकल इसका दिमाग ठीक काम नहीं करता। आप ये तो समझते होंगे कि बाप बेटी की दुश्मनी आयशा की वजह से है। मैं अब एक बहुत ज़रूरी बात सुनना चाहता हूँ। मैंने इनसे कहा, बशीर और आयशा घर में किस तरह रहते हैं, यही बात आपको बतानी है। बड़ी बहन ने कहा, पहले बशीर जो हर वक्त बाहर गुजारता था अब वो हर वक्त घर में वक्त गुजारता है। आयशा को हमारे बाप के घर में आए हुए 6 महीने हो गए थे। मैंने खुद देखा और मेरी बहन ने भी देखा कि हम बाप के घर गईं तो बशीर और आयशा को इकट्ठे बैठे देखा। इनके बैठने का अंदाज शरीफों वाला नहीं था। मैं इनके बयान का ये हिस्सा भी अपने अल्फाज में मुख्तसर करके सुनाऊंगा। ये मुझको पहले एक मौजिज़ शख्स सुना चुका था। इसकी तस्दीक बशीर की बहनों ने भी की और मज़ीद बातें भी बताईं। बशीर आयशा पर मरता था। वो इसकी बीवी न बन सकी, इसकी माँ बन गई। लेकिन बशीर कोई शरीफ आदमी नहीं था कि अपनी उम्र से 1 साल छोटी औरत को अपनी माँ बना लेता। इससे पहले कि बशीर की बड़ी या छोटी बहन बाप के घर आती थी तो बशीर घर नहीं होता था। लेकिन आयशा इस घर में आई तो कोई बहन किसी भी वक्त आ जाती, बशीर घर में ही होता था। बहनों ने इन दोनों का आपस का रवैया देखा तो इन्हें यकीन हो गया कि इनके आपस के ताल्लुकात शरीफों वाले नहीं हैं। दोनों बहनों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि आयशा को समझाएं कि वो बशीर को ख़राब ना करे और उसको कहीं शादी करने दे। लेकिन दोनों के खामिदों ने इनको ये कहकर रोक दिया कि आयशा शैतान माँ की बेटी है, वो कोई नया फसाद खड़ा कर देगी और ये भी होगा कि इनका अपना भाई भी इनके खिलाफ हो जाएगा। आयशा का इन बहनों के साथ रवैया बदल गया। वो इस घर की मालिका बन गई और उसने बशीर की बहनों से बेरुखी शुरू कर दी। इसके रवैये में तकब्बुर और गुरूर आ गया था। उसने अपना रवैया इतना सख्त कर लिया कि बशीर की कोई बहन इनके घर जाती तो आयशा किसी काम के बहाने इधर उधर हो जाती और बहन के साथ बात तक न करती। एक रोज़ बशीर का बाप अपनी बड़ी बेटी के घर गया और उसको बताया कि बशीर आयशा को ख़राब कर रहा है और उसको माँ का दर्जा नहीं देता। बाप गुस्से में था और वो धमकियों की ज़बान में बात कर रहा था। वहाँ से वो छोटी बेटी के घर गया और उसके साथ भी ऐसी ही बातें की। दोनों बहनों ने आपस में बात करके बशीर को बुलाया और उसको बताया कि अब्बू क्या कह गए हैं। फिर उसको समझाने बुझाने के वास्ते कुछ बातें की। बशीर ने कुछ समझने या बाप से डरने की बजाय बाप से ज़्यादा धमकियाँ दी और बहनों को यकीन दिलाया कि वो आयशा को अपनी माँ नहीं बना सकता, लेकिन उसके साथ ताल्लुकात ऐसे ही हैं जैसे किसी के अपनी माँ के साथ होते हैं।
बहनों को ये खतरा साफ नजर आने लगा कि बाप बेटी के दरमियान दुश्मनी पैदा हो गई है और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बशीर कहता था कि बाप ने अपना रवैया ना बदला तो वो इस घर से निकल जाएगा। उसने खतरनाक बात ये कही कि वो इस घर से निकल गया तो आयशा भी इस घर में नहीं रहेगी। दोनों बहनें आयशा के यहाँ गईं और उसको बताया कि इसकी वजह से बाप बेटे के दरमियान दुश्मनी हो गई है और वो बशीर को अपने पास ना बैठने दिया करे। तुम अपने भाई को क्यों नहीं समझाती? आयशा ने बड़े रौब से कहा। वो तो बेवकूफ़ है, बड़ी बहन ने कहा। इसको हम समझा चुकी हैं लेकिन वो नहीं समझता। तुम असल बात जानती हो आयशा? छोटी बहन ने कहा। बशीर तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था लेकिन हमारे अप्पू ने तुम्हें अपनी बीवी बना लिया। ये ऐसा सदमा है जिसको हमारा भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हम तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी में दखल देना ठीक नहीं समझती। हम तुम्हें ये बताने आई हैं कि बाप बेटी की आपस की दुश्मनी ने कोई और रंग दिखा दिया तो वो तुम्हारे वास्ते अच्छा नहीं होगा। मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी का तुम गम न करो, आयशा ने कुछ तकब्बुर के लहजे में कहा। मैं अपना नफ़ा नुकसान खुद सोच सकती हूँ। तुम्हें भी सिर्फ ये बता रही हूँ कि बशीर के साथ मेरा वो ताल्लुक़ नहीं जो तुम समझती हो। मेरे ऊपर कोई फजूल इल्ज़ाम ना धरना। इन दोनों बहनों ने मुझको आयशा की जो बातें बताईं और जो रवैया बताया उससे साफ ज़ाहिर ये होता था कि खामिंद की दौलत और जायदाद ने उसका दिमाग ख़राब करके बहुत ऊंचा कर दिया था। उसने बशीर की बहनों को इस तरह टाला जिस तरह कोई मलका अपने दरबार में से किसी को निकालती है। मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि आयशा ने शादी तो बशीर के बाप के साथ की थी लेकिन उसने अपना खामिंद बशीर को बनाया हुआ था और बशीर के बाप यानी ख्वाजा साहब के साथ इसकी और इसकी माँ की दिलचस्पी रुपए पैसे के साथ थी। इन दोनों बहनों के बयानात से और बशीर और आयशा के रवैये से मेरा दिमाग इस नतीजे पर पहुंचा कि बाप बेटी की दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि बाप ने बेटे को जायदाद से आग करने की धमकी दी होगी और इनमें लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा और इसके नतीजे में बशीर घर से चला गया। अगर ऐसा ही हुआ था तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने पहले कहा है कि बशीर की उम्र 26 साल थी। इस उम्र में इंसान अपने हर कौल और फ़ेल का जिम्मेदार होता है। मेरे दिमाग में ये शक भी आया था कि बाप ने बेटे को कत्ल ही ना करा दिया हो। ख्वाजा के किरदार जैसे लोग उमूमन जज्बात से आरी हो जाते हैं। वो दौलतमंद भी था, शराबी कबाबी भी था और उसका दोस्ताना गैर मुस्लिमों के साथ ज़्यादा था। अंग्रेज़ों को वह ऐसा गुलाम था कि इनको आसमान से उतरे हुए फरिश्ते समझता था। इसका जो किरदार था वो इसी एक बात से ज़ाहिर होता था कि जिस नौजवान लड़की के साथ बेटा शादी करना चाहता था इस लड़की के साथ इसने खुद शादी कर ली। ये सब कुछ सोचने के बावजूद मुझको ख्याल आया कि बाप अपने अकलौते बेटे को कत्ल नहीं करा सकता। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने इस केस को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी। ये कोई घरेलू चक्कर था। इसी बिना पर तफ्तीश कर रहा था कि ख्वाजा के घर की बातें मालूम हो जाएं जो मैं ख्वाजा के आगे रख दूं कि अपने बेटे के वास्ते तुमने ये हालात पैदा कर दिए थे और इसके नतीजे में तुम्हारा बेटा घर से भाग गया है। अगर ख्वाजा ये रिपोर्ट लिखवाता कि उसका बेटा घर से जेवरात और कुछ रकम चोरी करके ले गया है तो मैं इसको चोरी की वारदात लिखकर मुलजिम को पकड़ने की कोशिश करता। बशीर की बहनों ने मेरे सामने ऐसी तस्वीर रख दी थी जिसमें बहुत बारीक सी चीज़ें भी साफ नज़र आती थीं। इन दोनों के खामिंद बाहर बैठे हुए थे। मैंने लड़कियों को अलग कमरे में बिठा दिया और इनके खामिंदों को बुला लिया। तफ्तीश एक एक फर्द से अलग अलग की जाती है, फिर इनके बयानात मिलाए जाते हैं। इनमें अगर इख्तिलाफ पाया जाए तो तफ्तीशी अफसर का काम आसान हो जाता है। मुझको याद नहीं कि मैंने किस ख्याल से दोनों खामिंदों को एक ही बार बुलाया था। मैंने इनको बताया कि दो आदमी को इकट्ठे बिठाकर तफ्तीश नहीं हुआ करती। अगर इनकी हम ख्याली नहीं तो बता दें। दोनों ने कहा कि जहाँ तक ख्वाजा उसके बेटे और आयशा का ताल्लुक़ है इनकी आपस में हम ख्याली है और बेहतर यही है कि दोनों को इकट्ठे बिठाकर ही तफ्तीश की जाए। मैंने इनको कहा कि वो बशीर की गुमशुदगी के बारे में अपनी अपनी राय दें। उनको ये भी कहा कि आयशा और ख्वाजा के बारे में वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं या कहना चाहेंगे तो वो कहें और ये मत सोचें कि कितना वक्त लगेगा। बेशक पूरी रात बोलते रहें, कोई बात लेकिन छोड़ें नहीं। दोनों ने जो बयान दिया वो 100% बशीर की बहनों से मिलता जुलता था। पहले तो मेरा ख्याल था कि बहनें आखिर बहनें हैं और इनका बाप भी इस वारदात में मुलव्विस है। इसलिए और ये बात भी है कि दोनों औरतें हैं, इस वास्ते वो कुछ छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ाकर बयान करेंगी
اور کسی بڑی بات کو بالکل ہی معمولی سمجھ کر مختصر سا بیان کریں گی اور بعض ضروری باتوں پر پردہ بھی ڈال دیں گی۔ لیکن ان کے خامندوں نے بیانات دیے تو مجھ کو پتہ لگا کہ دونوں بہنوں نے ہر وہ بات کہہ دی ہے جس کی مجھ کو ضرورت تھی۔ ساری بات سنا کر دونوں نے متفقہ طور پر یہ رائے دی کہ خواجہ دولت اور جائیداد کے نشے میں بد کردار ہو گیا ہے اور بڑی اوچھی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کے اندر کوئی انسانی جذبات نہیں، بیٹیوں کو بیاہ کر ان سے لا تعلق ہو گیا ہے اور سوائے بدی کے اس کے دماغ میں کوئی خیال نہیں آتا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں صاحب، بڑی بہن کے خاوند نے کہا۔ اتنی نوجوان اور خوبصورت لڑکی ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ رہتی ہو اور اس کا خاوند اس کے نانے دادے کی عمر کا ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ لڑکی اور لڑکے کے تعلقات نہ ہوں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ باپ کو یعنی لڑکی کے خاوند کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ تو ہم دونوں آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بشیر اپنے باپ سے زیادہ لوفر اور بد کردار ہے۔ اس کو لوگ جو آوارہ شہزادہ کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے۔ میری ایک بات پر غور کریں، میں نے کہا۔ اگر میں کہوں کہ باپ نے بشیر کو موقع پر پکڑ لیا تھا اور اس کو قتل کر دیا ہے تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے سوال کا جواب بھی دونوں نے متفقہ طور پر یہ دیا کہ خواجہ کا کوئی بھروسہ نہیں اور کوئی بعید نہیں کہ اس نے یہ کام بھی کر دکھایا ہو۔ بڑی بہن کا خاوند ذرا زیادہ تعلیم والا تھا اور اس میں عقل اور دانش بھی زیادہ تھی۔ اس نے بڑی اچھی بات کہی۔ بوڑھے کی نفسیات پر بھی غور کریں صاحب، اس نے کہا۔ بوڑھے آدمی کو اس وقت بڑھاپے کا احساس زیادہ ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی جوان آدمی موجود ہو۔ خواجہ صاحب جب دیکھتے ہوں گے کہ ان کی بیوی ان کے بیٹے کی طرف مائل ہے تو ان پر بڑھاپے کا احساس اتنا زیادہ سوار ہو جاتا ہوگا کہ وہ غصے سے پاگل ہی ہو جاتے ہوں گے۔ یہ پاگل پن قتل تک بھی پہنچ سکتا ہے اور خودکشی بھی کرا سکتا ہے۔ عورت کے سامنے کوئی بھی مرد اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھاتا۔ اس صورتحال میں یہ شک غلط نہیں ہو سکتا کہ خواجہ صاحب نے بیٹے کو قتل یا کسی اور طریقے سے غائب کرا دیا ہو۔ ان دو اشخاص اور ان کی بیویوں نے مجھ کو بڑی کارآمد باتیں بتائیں اور میں نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب میں گھر جانے کے واسطے تھانے سے اٹھا۔ میں باہر نکل رہا تھا کہ خواجہ آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ بڑی ضروری باتیں کرنے آیا ہے۔ میں اس امید پر بیٹھ گیا اور اس کو بھی بٹھا لیا کہ اپنے بیٹے کا کوئی سراغ لایا ہوگا، لیکن اس نے بات کر کے مجھ کو مایوس کر دیا۔ انسپکٹر صاحب، اس نے کہا، آج آپ نے میرے بیٹیوں اور دامادوں کو بلایا تھا؟ جی خواجہ صاحب، میں نے کہا، میں نے انہیں بلایا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ خواجہ صاحب، میں نے کہا، یہ تفتیش میں کر رہا ہوں، آپ نہیں۔ آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہ پوچھنا کہ کس نے کیا کہا اور کوئی کیا کہہ رہا تھا۔ جب آپ کو ضروری بات مجھ سے کرنی ہو تبھی آپ آئیے گا۔ بات تو ضروری ہے جناب، اس نے افسروں کے سے لہجے میں کہا۔ ان کی ہر بات کو سچ نہ مان لینا، کچھ لوگ مجھ کو ویسے ہی بدنام کرتے رہتے ہیں۔ میرا جوان بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے، آپ اس کا سراغ لگائیں۔ کیا آپ نے خود کوئی سراغ لگایا؟ میں ہر کسی سے پوچھتا پھر رہا ہوں، اس نے کہا، لیکن جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ میں تو نہیں کر سکتا۔ خواجہ صاحب، میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کو کہا کہ میرا جو کام ہے وہ میں خود کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ آپ نے جو حالات پیدا کیے ہیں ان میں کوئی بیٹا گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اب میں نے تفتیش شروع کر دی ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ میں اور کیا کروں گا اور کس کس کو تھانے بلاؤں گا۔ آپ تھانے میں اس وقت آئیں جب میں بلاؤں یا اس وقت جب آپ نے کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہو۔ کوئی فضول بات سننے کے واسطے میرے پاس ٹائم نہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ میں تھانے سے نکل گیا۔ آج کل پولیس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ انگریزوں کے وقتوں میں تھانے دار کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہوا کرتی تھی۔ رات کو خواب میں بھی ہم لوگ الرٹ رہا کرتے تھے اور سارا دن تفتیش میں مصروف رہتے تھے۔ گھر جا کر میں نے وردی اتاری، غسل وغیرہ کر کے کھانا کھایا تو ایک مخبر آ گیا۔ میں نے اپنے مخبروں کو کہا تھا کہ وہ کوئی ضروری بات ہو تو یہ نہ دیکھا کریں کہ دن ہے یا رات، میرے گھر آ جایا کریں، خواہ آدھی رات ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میرا بڑا خاص مخبر تھا اور بڑے کام کی خبریں لایا کرتا تھا، لیکن اس کیس میں وہ میرے واسطے کوئی نئی بات نہ لایا۔ اس نے وہی باتیں سنائیں جو خواجہ کی بیٹیاں اور اس کے داماد سنا گئے تھے۔ ایک بات مجھ کو پہلے ہی معلوم تھی، وہ یہ تھی کہ خواجہ نے غنڈے اور بدماش ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ اس مخبر نے ایسے 3 غنڈوں کے نام بتائے جن کے ساتھ خواجہ کی بڑی گہری دوستی تھی۔
इनमें 2 10 नंबरीय बदमाश थे और एक सजा याफ्ता आदी मुजरिम था। इस मुखबिर ने बताया कि ये जो आदी मुजरिम है 1-2 दिनों से ख्वाजा के साथ साथ रहता है। आप बशीर के दोस्तों को ज़रूर लाएं, उसने कहा। बशीर हर बात अपने दोस्तों के साथ करता था। मैंने बहुत कोशिश की है कि इनसे कोई भेद लूं, लेकिन मुझको वो कुछ नहीं बताते। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ख्वाजा की ये नौजवान बीवी और इसकी माँ ख्वाजा को खूब लूट रही हैं। मैंने इस मुखबिर को कुछ नई हिदायत दी और उसको रुखसत कर दिया। मैंने अगले रोज़ थाने में जाते ही ख्वाजा के इन 3 गुंडों को बुलवा लिया और गुज़िश्ता रात मुखबिर ने बशीर के जिन 2 दोस्तों के नाम बताए थे उनको भी बुलवा लिया। सबसे पहले ख्वाजा का वो आदमी आया जो आदी मुजरिम भी था। मैंने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। थाने में और बहुत से काम थे। कुछ वारदातों की तफ्तीश हो रही थी, मैं इनमें मसरूफ़ हो गया। जुराइम पेशा लोगों को थाने में आकर बैठ जाना एक रूटीन होती है। थाने को वो अपना घर समझते हैं। तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद बशीर के दोनों दोस्त आ गए। इनको मैंने इंतज़ार करवाना मुनासिब नहीं समझा था। इनमें से एक को बुला लिया। इनसे मैंने जो सवाल पूछे वो ये थे, क्या बशीर का कोई दोस्त बाहर कहीं रहता है जहाँ वो चला गया हो? अपने बाप के बारे में कोई राज की बात बताता था? क्या बशीर की किसी औरत के मामले में या किसी और वजह से किसी के साथ दुश्मनी थी? क्या बशीर ने कभी ये कहा था कि वो अपने बाप से इतना तंग है कि घर से भाग जाएगा, या कोई और राज की बात? इस नौजवान ने मुझसे छुपाया तो कुछ नहीं, लेकिन राज की कोई बात भी नहीं बता सका। बाहर कहीं बशीर का कोई दोस्त नहीं था। उसने घर से चले जाने की कभी बात नहीं की थी। सिवाय आयशा के उसके ताल्लुकात किसी और के साथ नहीं थे, और आयशा के साथ भी वो बहुत शदीद मोहब्बत करता था। आयशा की पहली शादी हुई थी तो भी वो बशीर से मिलती रही थी। मैंने बशीर के इस दोस्त से पूछा कि बशीर ने कभी खुदकुशी की बात की थी या नहीं। दोस्त ने कहा कि वो खुदकुशी करने वाला आदमी नहीं था, वो तो दूसरों को मारने पर तैयार रहता था। इसके दूसरे दोस्तों को बुलाया तो वो भी कोई ख़ास बात ना बता सका। उसने जो कुछ बताया वो इसके दोस्त की तस्दीक और तायीद करता था। इस दौरान ख्वाजा के तीनों गुंडे दोस्त आ चुके थे। मैंने तीनों को इकट्ठे ही बुला लिया। इन लोगों से हम किसी और तरीके से पूछगछ किया करते थे, लेकिन मैंने मुनासिब ये समझा कि इनको पहले थोड़ी वार्निंग दे दूं, बाद में। बेशक के ख्वाजा के आदमी थे, लेकिन दरअसल ये पुलिस के आदमी थे। इनको मालूम था कि सज़ा पुलिस दे सकती है, ख्वाजा इन्हें सिर्फ इनाम दिया करता था। मैंने इनको बुलाकर कहा कि वो ख्वाजा के आदमी हैं और ख्वाजा का बेटा लापता हो गया है, और वो तीनों इस लड़के का सुराग लगाएं, और अगर मामला कुछ और है तो मुझको साफ साफ बता दें, वरना वो जानते हैं कि मैं इनके साथ क्या सलूक करूँगा। तीनों ने कस्में खानी शुरू कर दी और हाथ जोड़ जोड़ कर मुझको यकीन दिलाने लगे कि कोई गड़बड़ नहीं। उन्होंने बताया कि ख्वाजा ने पहले ही इन्हें बड़ी सख्ती से कहा है कि इसके बेटे का खोज लगाएं। उन्होंने ये भी बताया कि ख्वाजा बहुत परेशान है। तुम बकवास करते हो, मैंने कहा। ख्वाजा बिल्कुल परेशान नहीं। तुम जानते हो कि ख्वाजा की बीवी नौजवान है, और तुम ये भी जानते हो कि वो किस माँ की बेटी है। ख्वाजा कभी पसंद नहीं करता कि इसका जवान बेटा इसकी गैर हाजिरी में इसकी बीवी के साथ रहे। हम सब जानते हैं सरकार, आदी मुजरिम ने दूसरों की नुमाइंदगी करते हुए कहा। ख्वाजा के घर में जो ड्रामा चल रहा है वो हम सारे का सारा जानते हैं। हमारी जितनी दोस्ती ख्वाजा साहब के साथ है, इससे ज़्यादा मोहब्बत बशीर के साथ है। हम उसका खोज लगा रहे हैं। मैंने उनको और ज़्यादा डराया धमकाया और कहा कि वो इस मामले में मुखबिरी करें और 2-3 दिन में ही मुझे इसका रिज़ल्ट दें। इस केस की तफ्तीश होती रही, मुझको कुछ भी हाथ ना आया। 3-4 दिन मज़ीद गुजर गए। अगर मुझको आज ठीक याद है तो शायद 1 हफ्ता गुजर गया था। दिन के 2 और 3 बजे के दरमियान का वक्त था। एक देहाती आदमी थाने में आया। उसने चादर में कुछ लपेटा हुआ था। मैं इत्तेफाक से बरामदे में खड़ा किसी के साथ बातें कर रहा था। उस देहाती ने पूछा कि थानेदार साहब कौन हैं? मैंने उसको अपने पास बुलाया। उसने रुकू की पोजीशन तक झुककर मुझको मुगलिया बादशाहों वाला सलाम किया और चादर फर्श पर रखकर खोली। अगर कोई आम शहरी देखता तो बिदक कर पीछे हट जाता, लेकिन पुलिस वालों को पत्थर का दिल होना पड़ता है। चादर पर किसी इंसान का एक बाजू पड़ा हुआ था। ये कोहनी तक था, यानी हाथ से कोहनी तक था। हाथ सलामत था, कलाई से ऊपर तक तकरीबन आधा गोश्त खाया हुआ था।
बाएं हाथ की छोटी उंगली में चांदी का सीधा सादा रिंग था और उसकी साथ वाली उंगली में सोने की अंगूठी थी। अंगूठी के ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा और चौकोर था। मैंने बैठकर इस अंगूठी को गौर से देखा। मुझको शक सा हुआ। मैंने अंगूठी का ऊपर वाला चौकोर हिस्सा चादर से साफ किया तो साफ तौर पर पढ़ा गया बशीर। यह लफ्ज़ खुदा हुआ नहीं बल्कि उभरा हुआ था और ये बड़ी खूबसूरत अंगूठी थी। उस ज़माने में उमूमन नौजवान लड़के जो सोने की अंगूठी बनवाने की हिम्मत रखते थे वो अंगूठी पर अपना नाम भी लिखवाया करते थे। उस देहाती का बयान लेने से पहले मैंने एक कांस्टेबल को ये कहकर दौड़ाया कि वो बशीर के बाप ख्वाजा को साथ ले आए। इस देहाती से पूछा कि ये बाजू उसको कहाँ से मिला है। उसका बयान सुनने से पहले मैं उस वक्त का और इस वक्त का फ़र्क आपको बताना चाहता हूँ। आजकल लोगों के सामने कत्ल की वारदात होती है या किसी लड़की को उठाकर गाड़ी में फेंकते और ले जाते हैं, लेकिन कोई एक भी ऐनी शाहिद सामने नहीं आता। जो लोग मुलजिमों को अच्छी तरह पहचानते हैं वो भी कह देते हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं। रात को सड़क पर कोई ज़ख्मी पड़ा हुआ हो तो कोई उसके करीब नहीं जाता कि पुलिस पकड़ लेगी। मैं जिस वक्त की वारदात सुना रहा हूँ उस वक्त किसी भी शख्स को कोई भी मशकूक चीज़ नज़र आती थी या किसी ज़ेरे तफ्तीश वारदात का कोई सुराग मिलता था तो फ़ौरन थाने इत्तला देता था। उस वक्त पब्लिक को यकीन था कि पुलिस दयानतदारी से तफ्तीश करती है, इस वास्ते पब्लिक पुलिस की मदद करती थी। ये देहाती खालिस देहाती था और बिल्कुल अनपढ़। उसको ये ख्याल आया होगा कि पुलिस इस शख्स की कत्ल की तफ्तीश कर रही होगी। उसने अपना फ़र्ज समझा कि ये बाजू पुलिस के पास पहुंच जाना चाहिए। उसने कस्बे से तकरीबन 1 मील दूर एक जगह बताई जहां से उसको बाजू मिला था। वो एक वीराना था जहां गहरे और चौड़े खड्ड थे और ज़मीन कटी पिटी थी। उसने बताया कि वहां खाई हुई एक लाश है जिसको गीदड़ वगैरह निकाल रहे थे। इस देहाती के साथ 2 आदमी और थे। ये तीनों कस्बे की तरफ पैदल आ रहे थे। वो कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। रास्ता छोटा करने की कस से वो खड्ड के ऊपर से गुजर रहे थे तो उनको लाश का कुछ हिस्सा नजर आया, बाकी ज़मीन में दबा हुआ था। एक गीदड़ ये बाजू मुंह में उठाए जा रहा था और 2 गीदड़ उससे बाजू छीन रहे थे। इन देहातियों ने ऊपर से गीदड़ों को पत्थर मारे तो वो बाजू वहीं फेंककर भाग गए। देहाती नीचे आए। उन्होंने इस शख्स के बाजू को चादर में लपेटा और कहा कि थाने ले जाओ, और वो दोनों इस वास्ते वहाँ बैठ गए कि लाश की रखवाली करेंगे। मुझको ख्वाजा का इंतज़ार था। मैंने सोचा कि वो अंगूठी को शनाख्त कर ले तो इसको साथ ले जाएं। कुछ देर बाद ख्वाजा आ गया। वो अकेला नहीं था। कांस्टेबल ने इसको बताया कि एक बाजू बरामद हुआ है, चलकर देखें कि इसके बेटे का ही ना हो। उसने अपनी बेटियों और दामादों को भी इतला कर दी और वो सब इसके साथ आए थे। उन्होंने एक उंगली में रिंग और दूसरी में अंगूठी देखी तो बहनों की चीखें निकल गईं। ख्वाजा धाड़े मार मार कर रोने लगा। बिला शक व शुबा ये बाजू बशीर का था।